हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 11th क्लास स्टार्ट होने जा रही है। 10th क्लास का रिजल्ट कुछ दिन पहले आ चुका है। अभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया है और वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं। तो उसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक उनके स्ट्रीम का पार्ट रहेगा। उसी की वीडियोस लेके आपके सामने आपके सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में आपको 11th क्लास का फुल सिलेबस दिया जाएगा, जिस इन वीडियोस को देख के आप इस पैंडेमिक में भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। यही इन वीडियोस का पर्पज़ है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, अगर उसके बारे में आपको पता ही ना हो कि क्या सब्जेक्ट है, उसमें क्या पढ़ना है, तब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकते और अच्छे से उसको नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना है उसकी इंट्रोडक्शन आपके पास होनी चाहिए। तो उसी इंट्रोडक्शन के थ्रू आज हम व्हाट इज इकोनॉमिक्स पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर को अच्छे ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा कि ये पिक्चर दिखाने का मकसद क्या है। ये है विशिंग ट्री। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी विश बांध रखी है। यहाँ कुछ लोग अपनी विश ट्री पे बांध रहे हैं। यहाँ एक लेडी यहाँ पेपर पे लिख लिख के अपनी विश लोगों ने बांध रखी। और यहाँ भी बहुत सारे कॉइन्स पानी में फेंके हुए हैं विश पूरी करने के लिए। तो इसका मकसद मतलब क्या है? इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है कि लोगों की ज़रूरतें या उनकी विशेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो अपनी अर्निंग से या अपने जो उनके पास रिसोर्सेस है उनसे पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है या पॉसिबल नहीं है कि उनसे सभी विश पूरी हो जाए। तो फिर वो अपनी कुछ बिलीफ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ भगवान से, अपने गॉड से, अल्लाह से कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं विश पूरी करने के लिए, क्योंकि अपने रिसोर्सेस से सारी विश पूरी करना पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी होगा, आपके गांव में, अपने के सिटी में भी ऐसे कुछ जगह हो सकती है जहां विश मांगने से विश पूरी हो जाती है। ये हमारा एक विश्वास है। ऐसा साइंटिफिकली या इकोनॉमिकली होता है या नहीं, इसका यहाँ कोई ऐसा प्रूव नहीं है। हम भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे कि इस चीज़ को आप विश ऐसे करने से आपकी विश पूरी होगी। हम इस चीज़ का कहीं भी समर्थन नहीं कर रहे, कहीं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को लेके आया हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है एक्चुअली प्रॉब्लम कि आपकी ज़रूरतें, आपको कपड़ा भी चाहिए पहनने के लिए, फूड भी चाहिए, हाउस भी चाहिए, एजुकेशन, ज्वेलरी, कार, ड्रेस, बच्चों के या अपने परिवार के लिए मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये क्या है? अनलिमिटेड है। यहाँ ये यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये जो लिस्ट है ये यहाँ खत्म नहीं होती, ये और भी बहुत आगे जाती है। एक पूरा होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। दूसरी साइड हमारे पास इन विशेष को, इन जरूरतों को, इनको पूरा करने वाले हमारे पास जो रिसोर्सेस है, लैंड है, लिमिटेड है। लेबर आप 8 घंटे ही काम कर सकते हैं या 10 घंटे ज़्यादा करेंगे तो आप उससे ज़्यादा नहीं काम कर सकते। आपके पास कैपिटल है, पूंजी है, वो भी लिमिटेड है, उसकी भी एक लिमिट है। यहाँ आप एंटरप्रेन्योर्स एज ए उत्पादक काम कर रहे हैं तब भी आपकी लिमिट है। तो ये क्या है कि आपकी ज़रूरतें अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो इसीलिए हमें जो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज स्केर्सिटी, चॉइस एंड देन डीलिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारे पास जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो हमें इनमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी ज़रूरत को पहले पूरा किया जाए और कौन सी ज़रूरत को बाद में पूरा किया जाए। तो ये चॉइस
ही इकोनॉमिक्स को जन्म देती है। जहाँ चॉइस आ जाती है फिर हम इकोनॉमिकली सोचने लगते हैं कि कौन सी चीज पहले, कौन सी जरूरत पहले पूरी करनी है और कितनी पूरी करनी है। आपको क्लोथ चाहिए तो ये तो नहीं है कि आप पूरी इनकम क्लोथ पे खर्च करेंगे। फूड चाहिए तो पूरा इनकम फूड पे खर्च नहीं करेंगे। हाउस चाहिए तो पूरा इनकम हाउस पे भी नहीं लगाएंगे। और हो सकता है कई सालों की इनकम हाउस पे एक बार लगानी भी पड़ सकती है जब आप नया हाउस बनाते हैं। तो ये जरूरत आपके डिसाइड करती है कि कौन ज़्यादा जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग आप चॉइस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जिसको कह सकते हैं हम इकोनॉमिक्स है, यहाँ हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। इसी बिहेवियर से रिलेटेड जो साइंस है, जो आपका ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू चॉइस, उसी को हम इकोनॉमिक्स कह देते हैं। तो इकोनॉमिक्स हम जो स्टडी करते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं और एज ए इकोनॉमी भी करते हैं। जैसे एक आपको जरूरत है कितना कपड़ा या कितना फूड आपके पर्सनल फैमिली के लिए चाहिए, लेकिन एक कंट्री के रूप में जब हम सोचते हैं तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि हमें कितना फूड प्रोडक्शन करना है, कितना कपड़ा प्रोड्यूस करना है, कितने नए घर बनाने हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो वहाँ भी चॉइस गवर्नमेंट के पास भी रहती है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स है, ये इकोनॉमिक्स है, ये दो लेवल पे स्टडी की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो है, माइक्रो एंड मैक्रो। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑफ चॉइस। चॉइस से रिलेटेड, जहाँ रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, सोर्स लिमिटेड है, और जो रिसोर्स है उनके अल्टरनेटिव यूज होने की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा जरूरत पहले पूरा करना है और कौन सा बाद में पूरा करना है। तो हम जो इकोनॉमिक्स है इसको दो लेवल पे स्टडी करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए इसका डिटेल डिफरेंस क्या है वो दिखाते हैं। आई एम माइक्रो, हेयर आई एम माइक्रो, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे माइक्रो मैन के नाम से, और मैक्रो करेंगे मैक्रो मैन। इंडिविजुअल मार्केट, तो माइक्रो क्या है? इंडिविजुअल मार्केट। एक मान लीजिए पहले तो मार्केट का मतलब समझिए। मार्केट कोई ऐसी प्लेस नहीं है जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट किसी प्लेस को नहीं कहा जाता, यहाँ एक सिस्टम है उसको कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो है मार्केट, किसी हर कमोडिटी की मार्केट अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल कपड़ा की मार्केट, गेहूं की मार्केट, ऑयल की मार्केट। तो हर चीज का एक मैकेनिज्म है जहां सेलर्स एंड परचेजर आपस में कांटेक्ट में आते हैं। आजकल तो देखते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग है। आज कोई प्लेस को हम नहीं कह सकते कि ये मार्केट है, आप कहीं से भी कोई भी चीज मंगवा सकते हो। तो इसलिए मार्केट एक मैकेनिज्म है, कोई प्लेस को नहीं कहते कि ये प्लेस जिसको हम कह देते हैं कि ये कहाँ जा रहे हो, मार्केट। तो मार्केट ऐसा कोई जगह नहीं है, मार्केट एक मैकेनिज्म है जहाँ सेलर्स एंड परचेजर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं। आजकल जैसे ऑनलाइन आप कर रहे हो, दैट इज आल्सो ए मार्केट। तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल मार्केट, किसी एक कमोडिटी की मार्केट की बात करते हैं। हम वहाँ बात कर सकते हैं राइस की मार्केट की, हम बात करते हैं वीट की मार्केट की, शुगर मार्केट की, ऑयल मार्केट की। हर चीज की अलग अलग मार्केट होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं, तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें होल इकोनॉमी, इसमें हम सभी तरह की मार्केट को स्टडी करते हैं। जनरल कितना प्रोडक्शन हुआ, इसमें देखते हैं कितना राइस का कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी उसकी डिमांड है, कितनी सप्लाई। यहाँ हम करते हैं ओवरऑल जनरल प्रोडक्शन इंडिया में कितना हुआ। अगर इंडिया की बात करें, होल इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। यहाँ हम सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रहे थे। इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्राइस ऑफ गुड, तो यहाँ जब हम बात एक कमोडिटी की कर रहे हैं तो यहाँ उसकी प्राइस भी सिर्फ एक कमोडिटी की बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम जब बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई की, तो फिर हम देखते हैं, जैसे कह देते हैं महंगाई बढ़ रही है, तो ये वहाँ ये मेंशन नहीं करते कि गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं या शुगर की कीमतें बढ़ रही हैं, हम कह देते हैं कीमतें बढ़ रही हैं। तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, तो तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल लेबर मार्केट, किसी एक
इंडिविजुअल लेबर मार्केट की बात करते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। या तो एक सेक्टर की कह देते हैं कि कपड़ा मार्केट में बेरोजगारी फैल गई, अब कपड़ा मार्केट में काम नहीं मिल रहा, वो हो सकता है दूसरे किसी सेक्टर में चले जाए। लेकिन जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ हम पूरे कंट्री में बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात की जाती है, यहाँ किसी एक सेक्टर या एक मार्केट के लेबर मार्केट की बात की जा रही है। हम यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो है लेबर की डिमांड बढ़ गई है। जब क्रॉपिंग का समय होता है, जब गेहूं या धान की बुआई होती है, तब हमें लेबर की जरूरत होती है। तो वहाँ इंडिविजुअल मार्केट, लेबर मार्केट की बात हो रही है। जब पूरे कंट्री में, इंडस्ट्री में भी, एग्रीकल्चर में भी, सर्विस में भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो तब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की। तो ये जनरल बात हो गई पूरे इकोनॉमी की। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं कि उसको डिमांड कितनी कर रहा है, वो कितनी प्राइस पे कितनी कमोडिटी खरीदेगा, या उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ होगा। तो यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड, पूरे कंट्री में कितनी डिमांड है, हर चीज की डिमांड, ये नहीं कि सिर्फ हम गेहूं की डिमांड या कपड़े की डिमांड, इसमें ओवरऑल कितनी डिमांड है उसकी बात करते हैं। सप्लाई ऑफ ए गुड, यहाँ सप्लाई सिर्फ एक कमोडिटी की बात की जाएगी, लेकिन यहाँ एग्रीगेट सप्लाई पूरी कंट्री में, सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में कितनी सप्लाई आ रही है। तो टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई की बात जब करते हैं तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो में हम छोटे लेवल पे, माइक्रो जैसे नाम से जान सकते हैं, माइक्रो छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। और मैक्रो लेवल पे एज ए होल इकोनॉमी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या जो भी हमने पहले डिस्कस किया है, उसको एज ए होल पूरी इकोनॉमी के रूप में उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स कोई दो और पार्ट में भी देखा जाता है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पहले मैंने अभी बात की माइक्रो एंड मैक्रो की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को माइक्रो और मैक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है, तो उसको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसी के साथ हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मली ये बताती है कि क्या होना चाहिए, व्हाट टू बी और व्हाट आउट टू बी। ये एक सब्जेक्टिव स्टडी की तरह बात करती है, ये इकोनॉमिस्ट के व्यूज को बताती है। हर इकोनॉमिस्ट का व्यू हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग हो सकता है। जब वो अपने व्यूज पेश करता है तो उसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पर अगर वो अपने किसी फैक्ट के बेस पे अपने व्यूज देता है, फैक्ट्स रखता है और जिसको हम चेक कर सकते हैं, तो तब आप बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। मान लीजिए हम बात करें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ 2011 में थी, तो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर ये इकोनॉमिस्ट कहें कि जो इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, इसके आने वाले जो 2030 में हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस चाइना से भी पार हो जाएगी, या उसके क्या क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, तो वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्योंकि वो सिर्फ सब्जेक्टिव अपने विचार दे रहा है, वो ये नहीं बता, फैक्ट नहीं बता रहा कि इतना। अगर उसको फैक्ट के रूप में वो पेश करता है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2% है और अभी 120 करोड़ है, इतनी तेजी से बढ़ेगी, 2050 तक हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी, दैट इज पॉजिटिव। अगर वो कहता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है तेजी से बढ़ रही है, इससे हमारी जो नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, इसको रोकना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो वो कैसे करना है वो नहीं, वो होना चाहिए, वो एक आइडल सिचुएशन को बताता है और ये फैक्चुअल सिचुएशन को बताता है। इसके आगे पॉइंट देख सकते हैं। मीनिंग, ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर फैक्ट्स पे बेस्ड है तो पॉजिटिव है, और अगर सिर्फ वैल्यू, ओपिनियन, जजमेंट दे रहा है तो नॉर्मेटिव है। नेचर डिस्क्रिप्टिव होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करती है किसी भी चीज को, फैक्ट्स के बेस पे डिस्क्राइब करती है। ये प्रेस्क्रिप्टिव है, ये सिर्फ विचार देती है, वैल्यू जजमेंट देती है। ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताती है कि
इतनी पॉपुलेशन है, इतने परसेंट से बढ़ रही है और इतनी हो जाएगी। तो ये कॉज क्या है, बढ़ने की दर कॉज है और इतनी हो जाएगी इफेक्ट है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ये वैल्यू जजमेंट है कि अगर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी, उसके इतनी गरीबी बढ़ जाएगी, गरीबी कम होनी चाहिए या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ये वैल्यू। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। आप किसी भी समय इसको चेक करेंगे, ये सेम रहेगी, इसका आंसर सेम आएगा। ये क्योंकि फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये सब्जेक्टिव है, मैन टू मैन चेंज हो जाती है। मान लीजिए हम कहते हैं कि मनरेगा में, इंडिया का मनरेगा आप जानते होंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटी एक्ट। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को 100 दिन का काम एक साल में देने की गारंटी देते हैं। तो ये फैक्ट है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट के लिए अपने व्यूज देते हैं कि मनरेगा का कोई बेनिफिट नहीं है इकोनॉमी को, क्योंकि ये जो काम में लगे हुए लेबर है वो अनप्रोडक्टिव है, उनका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा। तो पहला फैक्ट के साथ बात कर रहा है और दूसरा सब्जेक्टिव है। हो सकता है उनका ज्यादा बेनिफिट हो, उससे इकोनॉमी को मूव मिल जाए। कुछ इकोनॉमिस्ट कहेंगे ये अच्छा है, कुछ कहेंगे अच्छा नहीं है। तो ये सब्जेक्टिव है, मैन टू मैन चेंज हो सकता है नॉर्मेटिव, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा फैक्ट पे बेस्ड है, वो हमेशा सेम रहेगा। ये एक्चुअल पोजीशन को बताता है और ये क्या होना चाहिए इसको बताता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप टेस्ट कर सकते हो कि फैक्ट के बेस पे है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट है, हर इकोनॉमिस्ट के अपने स्टेटमेंट है, इसलिए इसको चेक करना मुश्किल है। इकोनॉमिक इशू, ये इकोनॉमिक इश्यूज है उनको क्लियरली डिस्क्राइब कर देती है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड है। ये सिर्फ सोल्यूशन, तो इट प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक इशू बेस्ड ऑन वैल्यूज। ये वैल्यू बेस्ड होते हैं, इश्यूज देते हैं, सोल्यूशन देते हैं कि इसको सरकार को मनरेगा को बंद कर देना चाहिए या चला लेना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट क्या चल रहा है कि मनरेगा में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितना उसका बेनिफिट हो रहा है, ये फैक्ट को शो करेगी। ये कहेगा कि मनरेगा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो ये आज का जो टॉपिक था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यही खत्म करते हैं। इसमें आपको एक अच्छा यही है कि पहले जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, ये पॉजिटिव, इसको हमने आगे स्टडी किया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। अगर हम इंडिविजुअल छोटे लेवल पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और अगर हम एज ए होल इकोनॉमी उसको डिस्कस करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये दोनों आपको पढ़ना है। +1 में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, 12th में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव फैक्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स है। अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें वो टोटली फैक्ट्स पे बेस्ड बात करेगी, और जो नॉर्मेटिव है वो नॉर्म्स देगी, सब्जेक्टिव होगी, वो वैल्यू जजमेंट देगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में अच्छा लगेगा और इकोनॉमिक्स में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।